यस। गुड इवनिंग सबको। मैं निशा एल अनोन मेंबर। मैं आज आप सबकी आभारी हूँ कि मुझे आज का ये अवसर मिला आप सबके साथ मेरी लाइफ के बारे में, मेरे अल्कोहलिक के एक्सपीरियंस के बारे में आप सबके साथ शेयर करने का आज मुझे ये जो अवसर मिला, उसके लिए आप सबको धन्यवाद। अब ऐसी बात है कि जब मैं अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में जब मैं बताना स्टार्ट करूंगी, तो आई एम श्योर यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने आप को मेरी स्टोरी के साथ रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हम सबकी जर्नी कहीं ना कहीं बहुत सिमिलर रही है। कुछ अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं और कुछ लोग आराम में होंगे, बट जर्नी मोर और लेस सबकी सिमिलर ही रही होनी चाहिए। दैट इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग, क्योंकि बिग बुक में जो लिखा हुआ है वो भी हमारे साथ मैच करता है, विच इज अ प्रूफ कि जो ये डिजीज है अल्कोहलिज्म की, ये सबकी लाइफ को कहीं ना कहीं, सिर्फ अल्कोहलिक्स की लाइफ को नहीं बट उनकी फैमिलीज की लाइफ को भी इक्वली अफेक्ट करती है। तो जहां तक मेरी कहानी है, जहां तक मेरी जो जर्नी रही है, वो मैंने बहुत जल्दी स्टार्ट की। मैंने अपने अल्कोहलिक के साथ शादी बहुत छोटी उम्र में की, और जब शादी हमारी हुई तब वो नहीं पीते थे शराब। हमारी जब एंगेजमेंट हुई, व्हेन वी स्टार्टेड आवर जर्नी टुगेदर, वी स्टार्टेड एज चाइल्डहुड स्वीट हार्ट। हमने बचपन में ही हमारी जर्नी स्टार्ट की थी। तो उस समय वो पीते नहीं थे, बट उनकी ये जो बीमारी है, वो बीमारी पहले से ही थी, जो शायद हमने ना हम आइडेंटिफाई कर पाए, ना उनके पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर पाए। क्योंकि इस चीज का जो मूल कारण था, वो तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो लोग लिटरेचर पढ़ते हैं वो सब जानते हैं कि वो रिलेटेड नॉट ओनली टू अल्कोहल, अल्कोहल इट्स रिलेटेड टू द सेवन डेडली सिंस। जो सेवन डेडली सिंस होते हैं, उन्हीं से ये इसकी जो उत्पन्न है वो वहीं से होते हैं। तो मैंने बहुत ही छोटी उम्र में ये आइडेंटिफाई करना जरूर स्टार्ट कर दिया था। जब मेरी एंगेजमेंट हुई तब मैं क्लास 9 में थी। आई थिंक आई वॉज इन क्लास 9 फाइन, मतलब 9 फर्स्ट टर्म में मैं थी। सो आई वॉज barely सिक्स, नॉट इवन 16 years old when we decided, we were in love, so much in love with each other कि हमने डिसाइड किया कि हम शादी करेंगे। बट सबके अगेंस्ट होके, मतलब उस समय मैं उनकी जिद बन गई थी। सो दैट वाज मे बी हिज प्राइड और हिज ईगो विच वाज कमिंग कि भाई मुझे इसको हासिल ही करना है। तो उसने मुझे हासिल तो कर लिया, बट वो शादी के बाद वो उसकी जो लस्ट थी, प्राइड थी, वो सब उसके बीच में आई थी। सो उसी समय वी शुड हैव रियलाइज दैट दिस इज नॉट अ नॉर्मल रिलेशनशिप। बट मैं तो प्यार में अंधी थी, तो हम चलते पड़े, हमारी रिलेशनशिप स्टार्ट हुई, मेरी बेटी हुई। बट ये जर्नी हमारी जो स्टार्ट हुई, उसके बाद मैंने देखा कि वो एक बार उन्होंने मेरे से शादी कर ली, फिर उनकी लाइफ अपने में हो गई, फिर वो अपना, नथिंग वाज एवर इनफ फॉर हिम, मोरिज्म वाज द प्रॉब्लम। वो, ही यूज्ड टू गो आउट विद फ्रेंड्स, रात को आने का कभी टाइम नहीं होता था, सुबह उठने का टाइम नहीं, नहीं सुबह उठने का जरूर टाइम होता था, उठ के जरूर ऑफिस चले जाते थे, बट छोटी छोटी बात में गुस्सा करना, एंगर, लोग उनकी बात अगर ना माने, उनको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होने की आदत थी। मतलब एवरीबडी शुड बी होवरिंग अराउंड हिम। अगर कोई उनकी बात ना माने, कोई उनकी बात ना समझे, तो वो गुस्सा हो जाना, टू ब्रिंग द रूफ डाउन, हर चीज को लेके बड़ा इशू बना लेना। और हमेशा दूसरों को देख के, अगर उसके पास गाड़ी है तो मेरी गाड़ी उससे भी बड़ी होनी चाहिए, मेरे पास उससे भी ज्यादा गाड़ी होनी चाहिए, उससे भी ज्यादा महंगे कपड़े होने चाहिए। सो ही हैड मेड दैट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिज लाइफ। और उस समय मेरे लिए उनको मना के रखना, रिझा के रखना इतना इम्पोर्टेंट होता था कि मैं रोती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। मैं ये नहीं सोचती थी कि मैं जिसके सामने गिड़गिड़ा रही हूँ, जिसके सामने रो रही हूँ, वो एक्चुअल में उनके सामने रोने से, ये गिड़गिड़ाने से मेरी लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सालों साल निकलते गए। मेरे मेरे पेरेंट्स हैड नेवर अप्रूव्ड बिकॉज आई वाज एकेडमिकली अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी। मैं सिर्फ पढ़ने में अच्छी नहीं थी, मैं एक्स्ट्रा करिकुलम में भी मैं बहुत अच्छी थी। मैं इंटर स्कूल एलोकेशन कॉन्टेस्ट में अपने स्कूल के लिए गोल्ड मेडल लेके आई थी। यही नहीं, मैं अपने जितने भी हमारे समाज के इवेंट्स होते थे सब में मैं प्राइजेस लेके आती थी, एंड आई वाज वेरी ब्राइट एकेडमिकली। बट इस इंसान के चक्कर में मैंने अपना सब कुछ, आई गिव इट ऑल अप फॉर हिम।
थिंकिंग कि कभी ना कभी ही विल लिसन टू मी, कभी ना कभी वो समझेंगे, कभी ना कभी वो सुलझेंगे। इसी आशा में हम जीते चले गए, हमारी लाइफ निकलती चली गई। मैं उनकी सारी गलतियों को अनदेखा करती चली गई। जो मैं आज रियलाइज करती हूँ कि अगर उस समय मैंने अगर उनकी गलतियों को अनदेखा ना किया होता, उस समय अगर मैंने टाइमली उनकी उनकी गलतियों को सुधारा होता, या मैंने स्टैंड लिया होता उस समय, मैंने इफ आई वुड हैव बीन अ लिटिल मोर स्ट्रांग, मैं शायद इस चीज को ओवरकम कर पाती। बट उस समय ना तो मेरे पास ए जैसी अच्छी एक कम्युनिटी का साथ था, ना तो मुझे किसी चीज की, मैं खुद अपने आप में इतनी छोटी सी थी, मेरे को जिंदगी से एकदम मैं हताश हो गई थी। मैं हर दिन ये उम्मीद के साथ उठती थी कि मेरा नेक्स्ट दिन इससे अच्छा होगा, बट मैं देखती गई कि वो आस्ते आस्ते मेरी लाइफ और भी ज्यादा अनमैनेजेबल होती गई, क्योंकि मैं तो सहारा ले रही थी उस इंसान का जो खुद के ही सहारे में नहीं था, क्योंकि वो अपनी लाइफ को इतना ज्यादा उसने अनमैनेजेबल बना लिया था। करते करते मेरी बड़ी बेटी जब बड़ी होने लग गई, तो उसने देखा कि उसके पापा कभी उसके लिए होते ही नहीं थे, उसकी सारी जिंदगी मेरे अराउंड रिवॉल्व करती थी। आस्ते आस्ते ऐसा होते चला गया कि घर में तकलीफ आने लग गई, उनके बड़े ब्रदर की किडनी खराब हो गई, तो वो हॉस्पिटलाइज हो गए। फिर उनको उनके किडनीज में प्रॉब्लम था, तो उनका जो बिजनेस था वो भी बंद होने लग गया। यहाँ पे हमारा घर चलाना मुश्किल हो रहा था, बिकॉज आस्ते आस्ते इन्होंने शराब का नशा करना स्टार्ट कर दिया। अब ये शराब का नशा क्यों करते थे? शराब का नशा, आज जो समझ आता है, आज जो हम लिटरेचर पढ़ते हैं, आज जो हम रेफर करते हैं बिग बुक को, तो समझ आता है कि उस समय वो शराब का नशा, शराब कभी भी उनकी प्रॉब्लम नहीं थी। मोरिज्म, नॉन मैनेजेबिलिटी, ये सब उनकी प्रॉब्लम थी। उनको गलत काम करने होते थे, जो गलत काम वो होश में नहीं कर पाते थे, वो गलत काम करने के लिए उनको शराब का सहारा लेना पड़ता था, ताकि कल को जब वो कटघरे में खड़े होते थे, जब उनको लोग पूछते थे कि तुमने ऐसा गलत काम क्यों किया, तो वो बोल देते थे भाई मैं तो शराब के नशे में था, मैंने कर दिया, आई एम सॉरी, मैं आगे से नहीं करूंगा। बट ये पैटर्न जो है, वो पैटर्न ना मैं समझ पाई, ना वो समझ पाए, ना कोई समझ पाया, और उस समय मुझे कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। ऐसे ऐसी जो मेरी भाई बहनों की कम्युनिटी है, वो मेरे साथ नहीं थी उस समय। मैं इतनी परेशान हो जाती थी, कहाँ मेरी सुबह होती थी, कहाँ मेरी रात होती थी, और रात रात भर उनके लिए जग के बैठी रहती थी। और भाई साहब अपना अपनी जिंदगी में मस्त रहते थे। वो रैली करते थे, उस समय बड़ी नेशनल लेवल रैली चैंपियन थे, पैन इंडिया सबको ही उनको पहचानते थे। तो वो भी एक उनकी एक ऐसी फेज थी जहाँ पे वो काम धंधा सब कुछ छोड़ के, भाई का काम तो बैठ ही गया था, उनका खुद का भी काम वो देखते नहीं थे, काम और फैक्ट्री लोग आदमी के स्टाफ के भरोसे पे छोड़ के, और वो अपना तफरी करने निकल जाते थे, वो रैली करने निकल जाते थे। अब रैली भी एक एक महा मुसीबत थी। आई एम सॉरी। अगर रैली में हार जाते थे तो वो भी एक पीने का बहाना बन जाता था कि मैं आज हार गया तो मैं पी रहा हूँ। और अगर रैली में जीत जाते थे तब तो मतलब और भी ज्यादा पीने का बहाना हो जाता था। तीन तीन चार चार फ्रेंड्स के सर्कल में पार्टी होती थी, वो पार्टियों में पैसे उड़ते थे, शराब उड़ती थी, गाड़ियां धुलती थी शैंपेन से, इतना शोशा होता था। भले बेटी की फीस भरने के पैसे नहीं होते थे, घर में खर्चे देने के लिए पैसे नहीं होते थे, मेरा परिवार कैसे किस तकलीफों से जूझ रहा है, वो कुछ करने के उनके पास पैसे नहीं होते थे, बट उनके खुद के अय्याशी के लिए, खुद के शौक के लिए, हर चीज के लिए पैसा निकल आता था। वो उनके ट्रैवल के लिए, उनकी रैली के लिए, वो आउट ऑफ इंडिया से, अब्रॉड से वो गेयर मंगाते थे, सारे गार्ड्स मंगाते थे। मुझे आज भी याद है कि समवेयर इन 1990, 95, 96 या 99, लेट 90s में उन्होंने दुबई से अपने लिए, यूएसए या दुबई से कहीं से उन्होंने अपने लिए पूरा रैली का गेयर मंगाया था, जो उस जमाने में, उन दिनों में कुछ 1.5-2 लाख रुपए का आया था। उनके सारे बाइक के जो मॉडिफिकेशंस होते थे, वो इट वाज फ्लैम्बॉयंट, मतलब वो ऐसा लाइफस्टाइल जीते थे जो करोड़पति भी अपनी जगह पे नहीं जी सकेगा। थोड़ी थोड़ी करके उनके फादर बहुत कुछ छोड़ के गए थे, तो उनकी फैक्ट्री की जगह में से थोड़ी थोड़ी करके जगह बेचते चले गए और अपने शौक पूरे करते चले गए। इस बीच में एक ऐसा दौर आया जब मैं एकदम परेशान हो गई, मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे पास कुछ नहीं है करने को। मैं उस समय में हम मैं मुझे ये ग्राफिटी आती थी टेलीग्राफ की,
तो उसमें एक अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैंने कॉलम देखा। तो मैं उस कॉलम में जो नंबर दिया हुआ था उसमें लिखा हुआ था कि नशा मुक्ति के लिए या नशे से किसी को नशा छुड़ाना है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो मैंने वो उस समय फोन उठाया और मैंने फोन किया उस नंबर पे। तो वो जो सज्जन थे वो हमारे घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं रहते थे। अब एक दिन ऐसा आया था कि जब उसको बड़ा रिमोर्स हो रहा था कि मैं जो कर रहा हूँ, बड़ा गिल्ट हो रहा था कि मैं जो कर रहा हूँ वो शायद गलत कर रहा हूँ। क्योंकि जब होश में इंसान रहता है तब तो कुछ समझदारी आ ही जाती है। तब पछतावा भी होता है कि मैं जो अपनी फैमिली के साथ कर रहा हूँ वो सही नहीं कर रहा हूँ। तो वो मैंने उनको समझाया कि चलिए हम चलते हैं, यहाँ पे चल के देखे तो सही कि क्या है, देखते हैं शायद कुछ समझ में आए तो आपको भी हेल्प मिलेगी, आप भी अपनी शराब से पीछा छुड़ा सकते हैं। तो हमने ये कोशिश भी की, हम गए उनके घर। हम गए तो उस सज्जन ने हमारा बड़ा अच्छे से स्वागत किया। वो शायद बहुत सालों से सोबर थे। अब आई एम सॉरी, उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया था बट मैं बहुत साल हो गए तो मैं उनका नाम नहीं याद है मुझे। बट आई एम वेरी थैंकफुल कि वो पहला कदम जो था वो उस समय हमने उनकी उंगली पकड़ी थी। तो मुझे कहीं एक एक रे ऑफ होप दिखी कि शायद इस संस्था से जुड़ने के बाद मेरे हस्बैंड शायद कुछ मेरा अल्कोहलिक में कोई परिवर्तन आएगा। तो मैं बहुत उम्मीद के साथ उनके यहाँ लेके गई। एक संडे मॉर्निंग हम लोग दोनों गए, और गए तो उन्होंने हमें बहुत कुछ समझाया। उन्होंने हमें लिटरेचर के पैम्फलेट्स दिए। उस समय फिजिकल, तब तो कोविड नहीं आया था, तो फिजिकल मीटिंग्स होती थी वहां पे कोई बगल की स्कूल में। तो उन्होंने हमें इनवाइट किया कि आप संडे या इस दिन मीटिंग होती है तो आप जरूर आइएगा अपने अल्कोहलिक को लेके। तो बस वहां से हम निकले, घर गए। तो वो मुझे बोलने लग गए कि ये सब ड्रामा है, ढकोसला है, क्या तुम ये सब में घुस रही हो। मैं ऐसे ही शराब छोड़ दूंगा, शराब क्या है, मैं तो ऐसे ही शराब छोड़ दूंगा। छोड़ो, ये सब बेले लोग हैं, इन लोगों के चक्कर में ना पड़ो, ये सब ढकोसला है, छोड़ो। वो सब पैम्फलेट्स जो है वो मैंने अपनी अलमारी में रखा। एक बार मुझे भी लगा कि चलो मैं जाऊं, पर फिर इन्होंने मुझे इतना डिस्करेज कर दिया कि मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जब मेरा अल्कोहलिक ही नहीं मान रहा है तो मैं ही क्या जाके करूंगी। बट वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी उस दिन, कि मैंने, जो मुझे एक एक्सटेंडेड हेल्पिंग हैंड मिला था ना, मैंने उस समय उसको पकड़ा नहीं। अगर मैं उस हाथ को उस दिन पकड़ लेती ना तो शायद मेरी जर्नी इतनी लंबी ना रही होती। शायद ये जो मेरे अल्कोहलिक का रॉक बॉटम आया वो बहुत पहले, या तो मैं कम से कम मैं अपने आप को मैनेजेबल कर ली होती। मैं जो रोती रही, मैं जो गिड़गिड़ाती रही, मैं जो उम्मीद करती रही कि वो मेरा अल्कोहलिक किसी दिन मेरी बात सुनेगा, वो दिन शायद मेरे में कुछ परिवर्तन आ जाता और शायद लाइफ वुड हैव बीन अ लिटिल डिफरेंट। बट वी कांट चेंज डेस्टिनी, सो आई एम नॉट ब्लेमिंग माई सेल्फ, एंड आई एम हैप्पी अबाउट द डे आई एम एंजॉइंग टुडे। फिर ये करते करते ऐसा हुआ कि वो पीते जरूर थे, वो लेट जरूर आते थे, वो गलत काम जरूर करते थे, बट मैं उन्हें छोड़ के कहीं जाने के सिचुएशन में नहीं थी। क्योंकि ये सब जो चल रहा था उस बीच में आई लॉस्ट माई ओनली ब्रदर एट द टेंडर एज ऑफ 31 years old. He was 31 years of age. तो ही पास्ड अवे इन अ बाइक एक्सीडेंट। और मेरा जो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम था वो टूट गया, वो क्रैश हो गया। जब मैंने अपने भाई को खोया उस समय मेरा अल्कोहलिक भी बहुत डिप्रेशन में चला गया था, बिकॉज वो भी काफी क्लोज था उसके साथ। तो वो कुछ एक ऐसा फेज आया था जब वो भी स्पिरिचुअलिटी में, हमने एक इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया था, हमने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था। वो 1 साल तक ही वॉज सोबर जब व्हेन माय ब्रदर वेंट अवे। बट ही वॉज सोबर, बट ही वॉज नॉट मैनेजेबल स्टिल। उसका गुस्सा, उसका उसका ईगो, उसका ये सब बहुत आड़े आ रहा था। ही वॉज नेवर देयर फॉर मी, बट ही वॉज सोबर। तो ये सिर्फ सोबर होना क्या इनफ है? आई डोंट थिंक सोबर होना सिर्फ इनफ है, बिकॉज until and unless we understand the reason of our unmanageability, until and unless we understand the reason why we move on to alcohol, there is no point in being sober. So ये करते करते इस बीच में 1.5 साल में मेरे भाई के जाने के बाद आई लॉस्ट माई फादर ऑल्सो। तो मेरे लाइफ में भी इतने अपीवल्स चल रहे थे कि मैं उस पे फोकस नहीं कर पा रही थी, या मैं उससे अलग होने का सोचने की पोजीशन में नहीं थी। मेरे पास कोई काम नहीं था। आई वॉज अ हाउस वाइफ बाय प्रोफेशन। इस सब चीजों में मैं बहुत परेशान थी। करते करते जब
जब मेरे भाई के जाने के बाद मेरी भाभी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि तुम कहीं जॉब देखो, क्योंकि इस बंदे के साथ रहते रहते सब कुछ तो ठीक चल रहा था, बट वो अचानक से उसका मन होता था, मूड स्विंग्स होते थे तो काम करता था, मूड स्विंग्स नहीं होते थे तो काम में भी उसका मन नहीं लगता था। सबके साथ झगड़ा कर लेता था, ऑर्डर्स लेके पैसे ले लेता था, काम डिलीवर नहीं करता था टाइम से। सारा कुछ उसकी मर्जी के हिसाब से चलता था। करते करते मेरी बेटी का रजिस्टर से नाम स्ट्रक ऑफ हो गया स्कूल के रजिस्टर से, क्योंकि उसकी फीस पे नहीं हुई थी 6 महीने की। तो अब तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट डेज आने लग गए थे कि भाई अब मैं क्या करूं, अब मैं कितना रोऊं, अब मैं कितना गिड़गिड़ाऊं, अब मैं क्या करूं। तो करते करते मुझे मुझे ये समझ आया कि भाई अब तो मुझे तैरना पड़ेगा। मैं पानी में डूब नहीं सकती, क्योंकि मेरी बेटी की साथ जिंदगी मेरे साथ जुड़ी है, उसके लिए मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा। बट एक क्लास 8 ड्रॉप आउट को कौन नौकरी देगा, ये सोच के भी मैं पिछड़ जाती थी। फिर मेरी भाभी ने मुझे बताया कि कोई इंटरनेशनल बीपीओ है वहां पे ना, पढ़ाई को इतना नहीं महत्व है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आप जाओ, आप कम से कम जाके तो देखो, आपको शायद जॉब मिल जाए। तो मैं गई इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए गई तो वहां पे मुझे पूछा गया कि भाई आपके साथ तो यहाँ पे ग्रेजुएट्स आए हैं, तो आपको हम क्यों हम जॉब दे। तो मैंने कहा भैया, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं जिस तरह से बात करती हूँ, मैं जिस तरह से एक्सप्रेस करती हूँ, उससे बेटर अगर आपको लगता है कि कोई कर सकता है, तो यू मोस्ट वेलकम टू टेक द अदर पर्सन फॉर द जॉब। बट आई नो आई कैन डू जस्टिस टू द जॉब, मैं कर पाऊंगी, आप मुझे चांस देके देखो, मैं कर पाऊंगी। तो अगले ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी। अब मैंने जॉब तो ले ली, उसमें मुझे साइन कराना था मेरे हस्बैंड से, उनका कोई एक फॉर्म था, मैंडेट फॉर्म या एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें फैमिली से किसी को एक मैंडेट साइन करना होता है कि 1 साल तक आप नौकरी नहीं छोड़ सकते हो। तो मैंने अपने हस्बैंड को लाके दिखाया कि भैया देखो, मुझे ऐसा जॉब मिली है, और आप मेरी ये मैंडेट फॉर्म साइन कर दो। तो अगले ने मेरे मुंह पे हंसा, मुझे बोला कि भाई तुम क्या जॉब करने चली हो, 3,500 रुपए की पार्ट टाइम नौकरी के लिए तुम जा रही हो। मैं तो आज की डेट में 5,000 के जूते पहनता हूँ। जाओ जाओ, 4 दिन जाओगी, पैर घिस के तुम रगड़ के वापस आ जाओगी, और तुम्हें कौन जॉब देगा, क्लास 8 ड्रॉप आउट हो। उस दिन मेरे अंदर एक आग जली, मेरे मन में ना एक बहुत बड़ी आग जली। मुझे ऐसे लगा कि जिस इंसान के लिए मैंने अपनी सारी दुनिया छोड़ दी, जिस इंसान के लिए मैंने अपना बचपन छोड़ दिया, मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, मैंने अपनी फैमिली का दिल दुखाया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, उसके अल्कोहलिज्म के साथ उसको एक्सेप्ट किया। उसने क्या किया, उसने टर्न अराउंड करके मुझे मॉक किया इस दिन के लिए। उस दिन मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं और इस बेचारेपन में, सेल्फ पिटी में नहीं जीऊंगी। अब मेरा और उसका रास्ता अपनी तरह से अलग रहेगा। मैं आई टुक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ। मैंने बोला तुमने साइन करना है ठीक है, नहीं साइन करना है नमस्ते। मैंने अपना सारा कुछ फॉर्म फिलअप करके जिससे तिसे साइन करा के, और मैं जॉब पे चली गई। जॉब पे तो मैं चली गई, वहां पे भी एक मेजर चैलेंज था, मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता था। मैंने फाइट बैक किया। मैं यंगस्टर्स के साथ, उस समय मैं कुछ 28 साल की थी, मैं कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ बैठ के कॉलिंग कर रही थी इंटरनेशनल बीपीओ में, 4 4 घंटे दिन के। बट फिर मुझे लगा कि भाई ये तो हो नहीं रहा है। रोज मुझे गालियां पड़ रही थी वहां पे कि आप कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं जानते। मैं 2 घंटे ऑफिस के बाद बैठती थी वहां, बैठ के कंप्यूटर प्रैक्टिस करती थी। करते करते आई ओवरकेम ऑल द हर्डल्स। और करते 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 उस बीच में मेरे पापा की भी डेथ हो गई, मेरे पापा का भी देहांत हो गया। तो फिर, बट हाँ, मेरे पापा ये जरूर देख के गए कि मैं अपने पैरों पे खड़ी होने लगी थी, और वो ये देख के जरूर प्राउड होके गए कि डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स आई नेवर बिलोड इन सेल्फ पिटी। मैं कभी बैठी बैठी रोती नहीं रही कि मेरे साथ ये हो रहा है, क्योंकि ये डिसीजन मेरी लाइफ का था, है और रहेगा। तो मैं कभी किसी को ब्लेम नहीं करती हूँ कि मेरी लाइफ किसी और की वजह से, ना ही मैं अपने अल्कोहलिक को ब्लेम करती हूँ कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ का ये हालत हुई, बिकॉज इट वॉज ऑल अलोंग माई डिसीजन टू स्टे बाई हिम, स्टे बिसाइड हिम। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं जॉब करने लग गई। करते करते उस बीच में पापा भी चले गए, फिर मेरी मम्मी अकेली हो गई। उस समय तक मेरी दादी थी, फिर मेरी मम्मी मेरे भाई की फैमिली के पास बॉम्बे शिफ्ट हो गई। तो मैं यहाँ एकदम अकेली हो गई कैलकाटा में, मेरे पास और कोई नहीं था। मेरे मेरे को सहारा देने के लिए कोई नहीं था, मेरा दोस्त के नाम पे कोई नहीं था। मैं अकेली इस बीमारी से जूझती रही, जूझते जूझते। बट हाँ, मैंने
अपनी काम को अपना ढाल बना लिया था, मैं करियर में ग्रो करने लग गई। आई टुक इट एज एन एडवांटेज फॉर माई सेल्फ। फ्रॉम a part-time job of 3,500 rupees a month. Today, I am heading a company where I am working as a senior manager and I'm taking care of their sales for HNI clients. And I'm earning a very handsome salary by God's grace. So my humble request to everybody is कि जो है या तो आप उससे मूव आउट करो या अपनी लाइफ को कुछ दिशा दो, और करते करते अपने आप को मत खो दो उस चीज के पीछे। मेक समथिंग आउट ऑफ योर ओन सेल्फ। फिर एक ऐसा वक्त आया जब उसने जानबूझ के अपनी फैक्ट्री को शट डाउन कर दिया, अपनी ईगो क्लैश में। अपने फैक्ट्री के वर्कर्स के साथ उसकी ईगो क्लैश हो गई, तो एक चलती चलती फैक्ट्री को उन्होंने बंद कर दिया। बंद करके वो घर पे बैठ गए। फिर कुछ दिन तक थोड़ी शांति से, क्योंकि कोई इनकम नहीं थी, पैसे नहीं आते थे, जैसे तैसे करके गुजारा होता था। ऑल दिस वाइल माई फ्रेंड्स, आई हैव नो शेम एंड आई माई अल्कोहलिक ऑल्सो हैज नो शेम टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि बच्चों की फीस और हमारे खर्चे मेरे पैसे से चलते थे। बिकॉज ही इज हम्बल इनफ टूडे टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि हाँ तुम थी तो सब कुछ था। फिर वो करते करते मेरी बड़ी बेटी का एक ऐसा टाइम आया कि वो उसको कॉलेज जाना था। जैसे तैसे करके हमने मेरे गहने बेच के उसे कॉलेज भेजा, सब कुछ किया करके वो कॉलेज गई। कॉलेज के बाद उसका जॉब का टाइम आया, यहाँ पे इन्होंने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी। शादी के कुछ दिन पहले तक हमारे पास उसके गहने अरेंज करने के भी पैसे नहीं थे। जैसे तैसे करके थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी बेचते गए, ये करते गए, करते करते उसकी शादी हमने की। उस बीच में भगवान ने मुझे 17 साल के बाद मुझे और एक बेटी से नवाजा था। मेरी दोनों बच्चियों में 17 ईयर्स का डिफरेंस है। तो बड़ी बेटी का तो जैसे तैसे हो गया, छोटी बेटी ने तो इनका जो एकदम रॉक बॉटम वाला जो टाइम था वो उसने विटनेस किया। तो बड़ी बेटी तो फिर थोड़ी बड़ी हुई तो डिटैच हो गई, वो सब चीज से डिटैच होके वो बाहर पढ़ने चली गई, वो उसने जॉब भी बाहर ले ली, फिर आस्ते आस्ते उसकी शादी भी बाहर हो गई। पर जो सबसे वर्स्ट टाइम था, जब मेरा अल्कोहलिक अब्यूजिव हो गया, जब वो सब सीमाएं छोड़ चुका था, वो मेरी छोटी बेटी ने विटनेस की। और बड़ी बेटी की शादी के टाइम मेरी छोटी बेटी सिर्फ 4 या 5 साल की थी। वो शादी उसकी हो गई और फिर उसके बाद लॉकडाउन आया। जब लॉकडाउन आया तब उस समय इनका कोई काम नहीं था। उस समय हमारा सारा कुछ हमारी मेरी सैलरी से चलता था और कुछ हमारी रेंट के पैसे आते थे उससे चलता था। उस समय सारा धंधा चौपट था, जैसे तैसे करके सब चल रहा था। अचानक से उस समय, ये देखिए इसको बोलते हैं डेस्टिनी। उस समय इन्होंने वापस से अपनी फैक्ट्री स्टार्ट की। फैक्ट्री में क्या बनाना चालू किया? ये अल्कोहलिक्स होते तो जीनियस है ना। उसने मौके का फायदा उठाया, उसने सैनिटाइजर बनाना स्टार्ट किया। सैनिटाइजर और फेस शील्ड हमारा उस समय ऐसा धंधा चल पड़ा कि मतलब हम देते ही थक जा रहे थे, बट लोग लेते नहीं थक रहे थे। पैसे ऐसे आने लग गए कि मतलब जैसे अचानक से एक भगवान ने दरवाजा खोल दिया हो, और जैसे एकदम फटाफट फटाफट ऑर्डर्स आ रहे थे, पैसे आ रहे थे, एडवांस आ रहे थे, और फटाफट फटाफट हम माल बना के डिलीवर। और उस समय मेरी भी ऑफिस बंद थी तो मैं भी उनके साथ उनके काम में जुड़ गई। बट जैसे ही पैसा आना स्टार्ट हो गया, ये अनमैनेजेबिलिटी की जो बात है, जैसे ही पैसा आना चालू हो गया, उस इंसान ने एक रात में अपना पूरा रवैया बदल दिया। फिर वो पीना चालू कर दिया, और पीना ऐसा चालू किया कि जो एडवांस के पैसे आए थे वो सारे सारे पैसों से पार्टी चल रही है। 24 घंटे यहाँ पे लड़के हैं। लोकल एरिया, उस समय तो और कोई स्टाफ मिलता नहीं, इस लोकल एरिया में जितने लड़के थे यंगस्टर्स सब, कोई नशेड़ी था, कोई गांजाखोर था, कोई पत्ताखोर था, सब सब हमारे मकान में। हमारा रेसिडेंशियल बिल्ड, हमारा खुद का 5 कट्ठे पे घर है। उस घर में नीचे उसने अपना यूनिट बना लिया, ऊपर घर, और नीचे 24 घंटा काम चलता था, उसमें लाउड म्यूजिक चलता था। और काम तो फिर हो गया बंद जी, और आने लगे बाहर से खाने। आ रहा है चिकन तो आ रहा है, मटन तो आ रहा है, दारू की बोतल तो बोतल पे बोतल, और सारे लड़के जो है नीचे म्यूजिक बजा के डांस कर रहे हैं, शराब पी रहे। और ये बन गया था एकदम शराब खाना। यंग गर्ल्स आ रही थी वहां पे, वो बॉटलिंग के लिए हमने प्लांट लगाया था, तो सैनिटाइजर भरने के लिए लड़कियां आ रही है। तो लड़कियां है वो अनसेफ फील कर रही है। अब शराब तो सब पी के जा रहे, खाना भी सब खा के जा रहे, पर सैलरी किसी को दे नहीं रहे, सैलरी किसी को मिल नहीं रही है। तो लोग जो है वो उनके पेरेंट्स आ आके, क्योंकि सारे यंग लड़के थे, पेरेंट्स आ आके हमारे घर के बाहर भीड़ करने लग गए कि भाई आप पैसा नहीं दे रहे हो, आप 24 घंटा काम करा रहे हो,
पैसा नहीं दे रहे हो, लोग आके गाली बोलने लग गए। वहां पे एक वायलेंस सा माहौल खड़ा हो गया, लोग आके जैसे तैसे बोलने लग गए। इनको समझा रही हूँ तो वो समझ नहीं रही है। उस बीच में उनकी मदर की तबीयत हो गई खराब, उनको करना पड़ गया हॉस्पिटलाइज, और वो बन गई क्रिटिकल। उनको उनकी हो गई एकदम हालत खराब, उनकी किडनी हो गई फेल, उनको सारी चीजों से उनको हो गई प्रॉब्लम। और यहाँ ये वहाँ हॉस्पिटल के बिल, और मैं पैसे कहाँ से लाऊं मुझे पता नहीं, क्योंकि हमारा कोई बैंक बैलेंस था नहीं। जो एडवांस के पैसे आए थे वो सब हमारे अल्कोहलिक ने उड़ा दिए थे पैसे शराब में। ये जो माहौल था उस समय, उस माहौल में मुझे वर्क फ्रॉम होम था, ऑनलाइन हमारी मीटिंग्स होती थी, मैं किस तरफ जाऊं मुझे समझ नहीं आ रही थी। कैसे इस चीज का सामना करूं मुझे समझ नहीं आ रही थी। करते करते इतनी मैं परेशान हो गई थी। मैं हॉस्पिटल आती थी, हॉस्पिटल से घर वापस आती थी, तो यहाँ लोग कंप्लेन करने के लिए खड़े होते थे, लोग ऑर्डर का माल लेने के लिए आके खड़े होते थे। मैं क्या करूं। फिर मैं जैसे तैसे थोड़ी देरी के लिए मैं बैठ के इनसे बात करती थी, समझाती थी, लड़कों के सर पे बैठ के कुछ काम कराती थी, थोड़े बहुत ऑर्डर्स डिस्पैच करती थी। बट पैसे कहीं से कुछ आते नहीं थे, क्योंकि एडवांस के पैसे में से ही पैसे सारे उड़ा दिए होते थे। जो पैसे आते थे वो माल के पैसे में देने पे, इनको देने में घर में ना 1 रुपया, हॉस्पिटल का बिल चढ़ रहा था। फिर मैं इतनी परेशान हो गई। वो तोड़ा फोड़ी, मेरे को मारा पीटी, सबके सामने जलील करना, गालियां देना, करते करते मुझे और कुछ नहीं सूझा। फिर मैंने वापस से हेल्पलाइन नंबर खोजा। मुझे लगा अब इनको हर हद पार कर दिया, अब इनको रिहैब भेजना जरूरी है। फिर इनकी बहनों से मैंने कंसल्ट किया, बहनों से कंसल्ट करके और मैंने इनको इनको मैंने रिहैब भेजा। मैंने गाड़ी बुलाई और इनको रिहैब भेजा। भेजने के बाद वो तो चले गए। फिर मेरी ननंद दोनों आ गई। एक ननंद मेरी धनबाद धनबाद रहती है, एक बॉम्बे रहती है। वो दोनों ननंद आई। अब आई तो सही, बट वो दोनों ने देखा कि मेरी सास की हालत क्रिटिकल हो रही थी। अब वो तो चले गए थे, उनको तो मैंने भेज दिया था। फिर मैंने पूछा आप क्या करें, अगर मम्मी को कुछ हो जाता है तो ये तो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। तो उनके डर से मैंने इनको घर वापस लाने का डिसाइड किया। 2 दिन में ही वापस लाना पड़ा, क्योंकि फंड्स भी नहीं थे। कहाँ से मैं फंड्स अरेंज करूँ वो भी मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो 2 दिन में मैंने इनसे फोन पे बात की। मैंने बोला मैं कहाँ से पैसे अरेंज करूँ, आप बताइए मुझे। मुझे लगा कि वो 2-3 दिन में जो उन्होंने शराब नहीं पी है, शायद उनको रीजनेट करने की शक्ति आई होगी। तो वो तो मुझे एकदम से समझाने लगे कि देखो बाबू, मैंने जो किया मुझे पता है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैंने मम्मी के साथ भी बहुत गलत किया। मम्मी हॉस्पिटल में थी और मैं ये सब तमाशा कर रहा था। तुम एक काम करो, तुम मुझे आज यहाँ से लेके जाओ। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, तुम मुझे बस एक मौका दो, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। तो मैंने फिर दीदी से बात की, दोनों से, और मैंने पूछा तो उन्होंने बोला नहीं वो सही बोल रहा है, तुम ले आओ, कोई बात नहीं, जो होगा हम लोग मिलके देख लेंगे, ले आओ उसको, वो पछतावा कर रहा है, ले आओ। आप नहीं मानेंगे कि वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, कि जो मैंने 2 दिन 3 दिन जो एक रिहैब में उन्हें भेजा और मैंने उन्हें जो बाहर निकाला, वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। वो कोविड का टाइम था, लॉकडाउन था। मैं रात को जैसे तैसे गाड़ी अरेंज करके मेरे लोकल ही बंदों को गाड़ी में लेके गई। मैं ले जाके उनको वहां से रिहैब से जब वापस लेने गई, वो बहुत दूर था रिहैब। मैं वापस जैसे ही मैंने उनको वहां से निकाला, वो जो निकले, वो शायद आधा रास्ता भी नहीं पहुंचे होंगे। एम आई ऑडिबल? हाँ, वो शायद आधा रास्ता भी यस यस। पहुंचे होंगे। और वो उन्होंने गाड़ी रुकवाई। उन्होंने कहा इस औरत को इस गाड़ी से यहीं पे निकालो, मैं उसके साथ कहीं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं तो यहाँ गाड़ी से कूद जाऊंगा, मैं गाड़ी से कूद के सुसाइड कर लूंगा। उन्होंने गाड़ी रास्ते में साइड में रुकवा के, और उन्होंने, उस समय बारिश का समय था, पूरे रास्ते में कीचड़ था, उन्होंने कहा यहीं पे तुम मुझे साष्टांग दंडवत प्रणाम करो, तब मैं यहाँ से हॉस्पिटल जाऊंगा, नहीं तो मैं तुमको यहीं पे छोड़ के और मैं वापस शराब पीने जाऊंगा। मैंने उस बीच में, मुझे खुद समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे लिए मेरी सास की लाइफ एक इंसान के एंगर या एक इंसान के ईगो से बड़ी नहीं थी। मैंने सबके सामने रास्ते में मैंने साष्टांग प्रणाम किया उस इंसान को। फिर वहां से उसने, क्योंकि वहां पे तो उस समय तो कोविड के टाइम, लॉकडाउन के टाइम तो शराब नहीं मिलती थी, तो उसने वहां से कोई एक ऐसी दवाई खरीदी, दवाई की दुकान में खरीद के, जिससे नशा हो, वैसी दवाई जो
जो नशीली हो वैसी कोई दवाई खरीदी, और उसने उन्होंने कहा कि मैं यहीं पे, उन्होंने पीना गाड़ी में ही स्टार्ट किया। वो करते करते मुझे, अब्यूज करते करते मुझे सही गलत बोलते बोलते वो घर पहुंचे। जैसे तैसे घर पहुंचे, घर में आके उन्होंने जहां जहां शराब छुपाई थी वो हर जगह से शराब खोजने की कोशिश की, उसे कहीं शराब नहीं मिली। तो उसकी उसका गुस्सा और बुलंदी पे पहुंच गया कि अच्छा तुमको लगता है कि तुमने मुझसे शराब चुराई है तो तुमने बहुत कुछ हासिल कर लिया, तो तुम देख लो अब मैं क्या करता हूँ, मैं हॉस्पिटल तो जाऊंगा ही नहीं, मेरी माँ को चाहे कुछ भी हो जाए तुम उसके लिए जवाबदार होगी, मैं सबको बता दूंगा कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ मरी है। करते करते जैसे तैसे हाथ पैर जोड़ के फिर मैंने वो गिड़गिड़ाने वाला सीन चालू कर दिया। आज मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं क्यों ऐसी बेबस हो गई थी, क्यों एक इंसान के आगे ऐसी बेबस हो गई थी, क्यों मैंने वो सब किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो आज बहुत सी बातों का जवाब मुझे मिलता है, क्योंकि आज मुझे वो प्लेटफॉर्म मिला है जहां पे मुझे ये समझ आ रही है कि ये सब करने से कुछ नहीं होता है। फिर वो करके जैसे तैसे उस समय तो वो गए, वापस हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से निकाल के जैसे तैसे करके मेरी सास को कहीं और ले जाने का बात हो रहा था। फिर हमारी कॉन्फ्लिक्ट हुई, फिर बहुत बवाल हुआ, फिर उन्होंने बहुत दिन रात पीना चालू कर दिया, गलत काम करने चालू कर दिए। फिर लोग आके मारने पीटने के लिए आके खड़े हो गए, पुलिस पुलिस को बुलाना पड़ा। ये सब करते करते वापस, फिर जब इस समय इस बार जब वो ये सब कर रहे थे तब मेरी दोनों नंदे भी मेरे साथ थी और मेरे कजिन जेठ देवर लोग भी मेरे साथ थे, मेरी नंद का बेटा भी था साथ में। तो उन सबने कहा कि ये आप कैसी लाइफ जी रहे हो, ये या तो अपने आप को हार्म कर लेंगे या तो आपको हार्म कर देंगे, या तो कुछ तो ऐसा गलत कर देंगे जिससे सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। फिर इस बार इनकी मदद से हमने फिर वापस, हमें और कोई, क्योंकि वो ऐसी लेवल पे पहुंच गए थे कि जहाँ पे उनको खुद का ही कोई होश नहीं था, वो खुद को ही नुकसान पहुंचा लेते। तो इस बार हमने उनको भेज दिया, वापस से उनको रिहैब में भेजा। और इस बार हमने कुछ भी हो जाए सोचा था कि अब तो कोई भी हालत में हम नहीं निकालेंगे। अब जैसे तैसे करके मम्मी की हालत सुधरने लग गई, उसकी मम्मी की हालत थोड़ी थोड़ी करके बेटर होने लग गई। तो थोड़ा सा सब कुछ स्ट्रीमलाइन होने लग गया, उनका जो भी धंधा था वो चौपट वापस से हो गया, जिनसे उधार लिया हुआ था उनको सबको हमने हाथ जोड़े कि भाई जब हमारी परिस्थिति बेटर होगी तो हम देंगे, कुछ करके देंगे। बट अभी तो मैं कुछ नहीं दे पा रही थी, क्योंकि सबको तो पता था, सब तो जो आते थे वो देखते थे कि वो क्या कर रहे थे, उन्होंने तो खुद की गुडविल, खुद की नाम, खुद का सब कुछ तो खुद ही बर्बाद कर दिया था। तो सब जानते थे कि भाई ये और क्या कर सकती है, तो सबने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया भाई, गॉड्स ग्रेस। कुछ लोगों ने गालियां भी दी, कुछ लोगों ने भला बुरा भी कहा, बट सब कुछ सुन के, अनसुना करके, स्वाभिमान के साथ सर उठा के जीती चली गई। इस बार रिहैब का सफर कुछ 2.5 महीने का रहा। इस बीच में उनकी तबीयत बिगड़ी तो मैं गई उनसे मिलने, बुलाया गया था, उनकी कुछ टेस्ट करवानी थी, डॉक्टर विजिट्स थी। तो ये सब करते करते गई उनके पास, तो बहुत रोए, गिड़गिड़ाए, हाथ पैर जोड़े कि मैं नहीं गलत करूंगा, मैं नहीं गलत करूंगा। बट इस बार थोड़ा भरोसा करना मुश्किल था। फिर भी 2.5 महीने के बाद मैं जब गई उनसे लास्ट मिलने तो उन्होंने मुझे बोला कि बस अब हो गया, मैं बोल रहा हूं मैं नहीं करूंगा। तो फिर एक बार मैंने भरोसा किया, निकाला उनको रिहैब से। इस बार भी पहली बार की तरह बहुत गुस्सा थे वो मुझसे, कुछ खफा थे, कुछ डरे हुए थे, कुछ सहमे हुए थे कि अगर मैं वापस ऐसा करूंगा तो वापस मुझे रिहैब में भेज दिया जाएगा। इस इन सब बातों में ये एक बहुत अच्छी बात हुई कि उनके उनके रिहैब का जो रूममेट था उसने उन्हें बिग बुक के साथ इंट्रोड्यूस कराया। वो जो बिग बुक के साथ उन्हें इंट्रोड्यूस कराया, फिर उसके बाद वो तो निकल के चला गया उस रूम से, बट वो एक दिन ये उन्होंने जब उन अपनी इन्वेंट्री शेयर की मुझसे तब उन्होंने मुझे बताया कि वो रूम में जब बैठे थे ना, तो उन्होंने रूम से बाहर जब खिड़की के बाहर झांका तो उन्होंने, उनमें एक रियलाइजेशन आई कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मुझे अपनी जिंदगी ऐसे ही पिंजरे में गुजारनी है, क्या मुझे इसी तरह से मैं पीता रहूंगा और मुझे लोग रिहैब में भेजते रहेंगे, क्या मुझे इसी तरह की लाइफ बितानी है अपनी। ये कहीं ना कहीं ये कॉर्ड उसके अंदर एक स्ट्राइक हुआ कि शायद मुझे ऐसी लाइफ नहीं बितानी है। ये जो सेल्फ रियलाइजेशन उस समय हुआ, ये बात उसे कहीं ना कहीं माइंड में हिट कर गई।
और उनके जो रूम पार्टनर थे उन्होंने उनको बोला कि आप अपनी इन्वेंट्री लो, अपनी मॉरल इन्वेंट्री लो। ये मॉरल इन्वेंट्री क्या होती है? जिस इंसान ने कभी बुक हाथ में नहीं ली हो, जो कभी पढ़ना नहीं जानता हो, जिसने कभी सोचा ही ना हो कि मैं पढ़ूंगा या मैं कोई किताब एक पेज भी पढ़ सकता हूँ, उस इंसान को बोला गया कि तुम अपने बारे में लिखो कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। तो ये बात कहीं ना कहीं उस समय शायद उन्होंने नोट्स लिखना चालू किया, क्योंकि वहां पे उसके पास करने के लिए कुछ था नहीं, ना फोन था ना किसी के साथ बात करने के लिए था। और वो एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत इंट्रोवर्ट है। तो वो उसे एक डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। उसने वहां पे बैठ के उसने लिखना चालू किया कि उसने किसके साथ क्या गलत किया है, उसने किसको कहाँ दिल दुखाया है, उसने किसको कहाँ चीट किया है, विच इंक्लूडेड मी ऑल्सो, कि उसने मुझे कैसे चीट किया। आज चीटिंग बहुत तरह की होती है। एक मैरिटल, एक शादीशुदा इंसान अगर किसी और स्त्री की तरफ देखता भी है तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीटिंग है। आदमी सोचता है कि मैं थोड़ा टेढ़ी नजर करके देख लूं, उस वो लड़की ने क्या पहना है, वो कैसी दिख रही है, उसका क्लीवेज कहीं दिख तो नहीं रहा है। ये बहुत बड़ी चीटिंग है अपने आप में। तो उसने ये सारी बातें लिखी कि उसने मेरे साथ कहाँ कहाँ विश्वासघात किया है, किसको किसको उसने चीट किया है, इन टर्म्स ऑफ पेरेंट्स, इन टर्म्स ऑफ फैमिली, इन टर्म्स ऑफ कजिन्स, इन टर्म्स ऑफ एनीबडी अंडर द सन। बट उसने लिखा। उसने ये सारी बातें जब लिखनी शुरू की, तब उसने अपने आप में सोचा कि ये मैंने किया क्या है अपनी लाइफ के साथ, ये मैंने किया क्या है दूसरों के साथ, ये मैंने किया क्या है उन लोगों के साथ जो ये चीज डिजर्व नहीं करते थे। और सबसे ऊपर उसमें उसने मेरा नाम पाया कि उस औरत ने अपनी पूरी लाइफ मेरे लिए डिवोट कर दी सेल्फलेसली। उसने मेरी फैमिली को सपोर्ट किया उस वक्त में जब मैंने खुद ने अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं किया। मैंने उसके साथ किया क्या? बट निकलने के बाद फिर भी उसको मेरे प्रति बहुत गुस्सा था। वो सारी अपनी अपने चिट्ठे अपने साथ लेके आए थे। और जिस दिन वो घर आए उस दिन भी उन्होंने निकलते वक्त मुझे ये कहा कि मैं कल कोर्ट जाऊंगा और मैं एक एफिडेविट बनाऊंगा कि मेरे लाइफ के फैसलों में इस औरत का कोई हाथ नहीं हो सकता है, तुम मेरे को कभी और रिहैब नहीं भेज सकती हो। वो घर आने के बाद तो वो पागल के जैसे हो गए थे। उनके अंदर इतना डर था कि मैं अगर सो जाऊंगा तो कोई मुझे आके ले जाएगा, वापस मुझे रिहैब ले जाएंगे। वो रात रात भर इंसान सो नहीं पाता था। मैं रात रात भर उसके साथ जाग के बैठती थी। मैंने 15 दिन अपना, एटलीस्ट 13-14 दिन तो मैं ऑफिस नहीं गई, मैं घर में बैठी रही। मैं उसके साथ दिन रात बैठती थी, जाग जाग के बैठती थी। मैंने उसको उस फेज में सपोर्ट किया जहां उसको सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी। क्योंकि अगर मैं उस समय उसका हाथ छोड़ देती तो हमारी इतने सालों की जो जर्नी थी उस वो पूरा ऑल वुड हैव गॉन इन वेन। फिर आस्ते आस्ते उस समय ऑनलाइन मीटिंग्स होती थी। किसी ने उसको एक दिन, मैंने यहाँ तक कि मैंने सोचा कि बोथ ऑफ अस नीड काउंसलिंग, बोथ ऑफ अस नीड काउंसलिंग, हमें काउंसलर के पास जाना चाहिए जहाँ पे हमें एक प्रोफेशनल हेल्प मिलनी चाहिए जिससे हम अपने अपने रिलेशनशिप को, अपने आप को एक नया डायमेंशन दे सके। बट वो एक सिटिंग हमने लेने के बाद उसने मुझे बोला नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। इफ एनीबडी कैन हेल्प मी इट इज माई ओन सेल्फ, इट इज ओनली मी हु कैन हेल्प माई सेल्फ। अब तुम ऑफिस जा सकती हो, तुम ऑफिस जाओ, तुम चिंता मत करो, मैं वापस उस रास्ते पे नहीं जाऊंगा। तुम 2-2 3-3 घंटे जाना स्टार्ट करो। अगर तुम्हारी जॉब भी बंद हो जाएगी तो आज हमारे पास और कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई कंपनी, टू माई एम्प्लॉयर, दैट दे स्टूड बाय मी इन माई टाइम्स ऑफ प्रॉब्लम। वो उस समय उन्होंने मेरी हेल्प ना की होती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं पहुंचती। फिर आस्ते आस्ते उसने ऑनलाइन मीटिंग्स करनी स्टार्ट की, मीटिंग्स करनी स्टार्ट की। तो वो ऐसी मीटिंग्स करने लग गया कि वो सुबह इंटरनेशनल मीटिंग भी करते थे, वो दिन भर मीटिंग में जुड़ते थे। और आस्ते आस्ते वो, मैं रोज आती थी तो वो बिग बुक लेके बैठते थे, बिग बुक लेके मेरे साथ बैठते थे। उनको इंग्लिश ज्यादा समझ नहीं आती थी, तो मुझे बोलते थे कि इस लाइन का क्या मीनिंग है, मुझे बताओ, मुझे समझाओ, ये क्या, व्हाट डज दिस मीन। वो करते करते जब उसने देखा कि मैं भी ज्यादा टाइम डिवोट नहीं कर पाती थी बिटवीन वर्क, तो वो डिक्शनरी उन्होंने ऑर्डर की ऑनलाइन। डिक्शनरी में वो ही स्टार्टेड मेकिंग नोट्स आउट ऑफ इट।
He started underlining, he started highlighting, he started reading. And slowly and gradually, I could see that there was a huge change in him. Slowly and gradually, he started taking, he started sitting and addressing people जिनको उसने प्रॉब्लम किया था, उनके साथ वो अमेंस करना उन्होंने स्टार्ट किया. उन्होंने आस्ते आस्ते सबके साथ पीस बनाना स्टार्ट किया. एंड आई कुड सी दैट ही वाज एट पीस विद हिमसेल्फ आल्सो. He started, there was a 360-degree change in him, but that did not happen overnight. He slogged behind it day and night. He started reading literature, he started making notes, he started discussing it with other people, and he slowly and gradually he started understanding where the problem was. He started understanding that the problem was never the alcohol. The problem was the seven deadly sins. The problem was never his alcohol. लोग पीते हैं, लोग फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं, सोशल ड्रिंकिंग करते हैं. ऐसे भी लोग हैं जो 2 पैक रात को पी के सो जाते हैं अपनी फैमिली के साथ. Alcohol is never the problem. The problem is us. The problem is the devil inside us. And the moment he started realizing it, the moment he started understanding it, things started changing. His approach towards me started changing. I was no longer a sexual object for him. He started realizing what he had done to himself and his family. And slowly and gradually, we are still working on it, one day at a time. And my request to everybody, humble request to everybody, is work on yourself first, and then only you will be able to, you can never pour out of an empty cup. So fill yourself with compassion towards your alcoholic, and you see there will be miracles for you too, as there were miracles for me. Thank you for listening to me. I would now like to move. मैं request करूंगी मुकेश जी को to take it on from here. Thank you. थैंक यू निशा. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश है, मैं एक शराबी हूँ. भगवान की असीम कृपा और इस सुंदर फेलोशिप की सहायता और अपने परिवारजनों की सहायता से आज के दिन में शराब से मुक्त हूँ. वन डे एट अ टाइम सुखी समाधानी जिंदगी जीने के प्रयत्न कर पा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस सुंदर से फेलोशिप और आप सबके साथ के वजह से. मेरी जर्नी का क्या बताऊं. मेरी वाइफ ने मेरे को आज एक बार और मेरा आईना दिखाया. मैं क्या था, क्या हुआ हमारे साथ. और इस प्रोग्राम में आने के बाद आस्ते आस्ते क्या चेंज मैं ला पाया. मैं प्रोग्राम में जुड़ गया था 2020 में, और 2022-23 तक मैं भी प्रोग्राम कर लिया था. मैं बोलता था मैंने कदम कर लिए हैं, मैं जानता हूँ यहाँ क्या लिखा है, वहां क्या लिखा है, किधर क्या लिखा है. पेज 58 में हाउ इट वर्क्स है, पेज 30 में मोर अबाउट एल्कोहलिज्म में सब कुछ लिखा हुआ है, मुझे पता है. लेकिन बिग बुक में जो लिखा गया है उस तरह से नहीं किया. कदम कर लिए, क्या किया वो मेरा दिल जानता था. मैंने सॉरी बोलना चालू कर दिया था जैसे मेरी वाइफ ने कहा, लेकिन वो दिल से नहीं आ रहा था. कहीं ना कहीं मैं अपने आप को रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंटेड हमेशा पाता था. प्रोग्राम कर लिया लेकिन जीवन वैसा का वैसा ही. बिग बुक के हिसाब से आस्ते 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 मैंने बिग बुक के हिसाब से प्रोग्राम को देखा. क्या लिखा गया है, डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन क्या है, डॉक्टर क्या बोलता है, बिल डब्ल्यू ने फॉरवर्ड टू सेकंड एडिशन में क्या लिखा है. बिल डब्ल्यू बताते हैं, बिल डब्ल्यू साहब, सडन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस. उन 100 लोगों की कहानी जब मैं पढ़ता हूँ तो उनकी क्या, वो क्या थे, क्या हुआ और कैसे हैं, ये जब मैंने पढ़ना चालू किया, जब हर एक स्टोरी को पढ़ा ना,
तो थोड़ा 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 करके मैंने अपने आप को पाया कि मैं क्या करता था। बिल डब्ल्यू साहब ने कहा गोल्फ परमिटेड ड्रिंकिंग, मैं कौन सी परमिटेड ड्रिंकिंग करता था। मैं ऐसा क्या करता था कि मैं नॉर्मल इंसान की तरह, मैंने सबसे पहला वो चीज अपने ऊपर में उसको इम्प्लीमेंट किया कि मुकेश तू यहाँ पे कहाँ खोया हुआ है। ये बिग बुक मेरे लिए एक आईना है, उस आईने में से मुझे अपने आप को खोजना है। बिग बुक का वही प्रेस्क्रिप्शन है। इट इज द पर्पस ऑफ द बुक टू हेल्प यू फाइंड अ हायर पावर, अ पावर ग्रेटर देन योर सेल्फ। तो ये ग्रेटर हाउ विल मुकेश गेट, मुझे वो उच्च शक्ति कहाँ से मिलेगी। तो उस उच्च शक्ति का, मैं भगवान में तो मानता ही था, भगवान में मैं जब शराब पीता था तब भी मानता था, लेकिन तब मैं ट्रेडिंग करता था भगवान के साथ। ये मिल जाएगा तो वो दूंगा, वो मिल जाएगा तो वो करूंगा। मेरा प्रॉब्लम उस कॉजेज एंड कंडीशंस में फंसा हुआ था। अल्कोहल बट जस्ट अ सिम्टम, द टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो मैं कॉजेज एंड कंडीशंस खोजने लगा, आस्ते आस्ते और डीपली मैंने सब कुछ और वापस शेयर किया बिग बुक में। जब जाता हूँ पेज नंबर 64 में पहली बार रिटर्न इन्वेंट्री के बारे में बोला गया, पहली बार। तो रिटर्न इन्वेंट्री एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए वो मुझे पता चला। पहले मुझे बताया गया था, मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया कि डर लिख लो, फियर लिख लो, सेक्सुअल कंडक्ट लिख लो, क्यों है ऐसे लिख लो। लेकिन डर मुझे आ क्यों रहा है, प्रॉब्लम है कि वो कॉज एंड कंडीशन मुझे नहीं पता। तो मैं उसके ऊपर काम कैसे करूं। लिख तो लिया मैंने, मैं वाइफ से डरता हूं, मैंने बैंक से पैसे लिए हैं, डरता हूं। लेकिन उसका रीजन, जब तक मुझे उसका रीजन नहीं पता होगा, तो इफ वाई नहीं पता तो हाउ, कैसे मुकेश कैसे डर के बाहर आए। तो आस्ते आस्ते जिस तरह से बताया गया, जब उस तरह से काम किया, अपने आप को एकदम फ्री करने के लिए मुझे 100% सरेंडर करना था। मैं शराब नहीं पी रहा हूं, लेकिन मेरी लाइफ रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंटेड। शराब नहीं पी रहा हूं। मैंने बोला यार शराब नहीं पी रहा हूं, फिर भी मैं रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंटेड क्यों हूं? तो आस्ते आस्ते सारी चीजों के ऊपर काम किया, बिग बुक को फ्रेंड बनाया, बिग बुक को पढ़ा अच्छे से, सारे लिटरेचर पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा, डे नाइट यही काम था मेरा। आस्ते 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 प्रोग्राम करते 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 अपने आप को थोड़ा थोड़ा, हर भाई की शेयरिंग में थोड़ा थोड़ा अपने आप को खोजते खोजते मुझे एक मुकेश मिला। सबसे ज्यादा मुझे प्रेयर मेडिटेशन ने मदद की, सेंट फ्रांसिस के प्रेयर ने मुझे बहुत मदद किया। हर चीज का ऑपोजिट है, हर चीज का ऑपोजिट। फियर हटाना है तो फेथ लाना ही पड़ेगा, ये करना है तो ये चाहिए ही चाहिए। कुछ भी, हर चीज, बिग बुक में हर चीज है, लेकिन वो एक कंडीशन के साथ है। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ लूंगा समझ लूंगा तो वो चीज मिले। दैट where there is hatred I may bring love, that where there is wrong I may bring the spirit of forgiveness, that where there is discord I may bring harmony। ये ये करना पड़ेगा, तब होगा। ये सारी प्रेयर करने के बाद में, इट इज बाय डाइंग दैट वन अवेकन्स टू इटर्नल लाइफ। तो किस जन्म में मुझे सुख शांति चाहिए, मुझे तो अभी चाहिए ना। तो अभी मुकेश को मरना होगा। मुकेश अपने पुराने मुकेश को मारेगा, तभी एक नए मुकेश का जन्म होगा। उसके पहले कैसे होगा।
और ये सब करने के लिए मुझे 100% सरेंडर करना है हर चीजों के सामने। प्राइड, ग्रीड, लस्ट, एंगर, ग्लटनी, एनवी, स्लॉथ। बिग बुक में लिखा, आई कैन लुक द वर्ल्ड इन द आई। मुकेश ने किसी के पैसे बाकी रखे तो कैसे देखे? हाउ कैन ही लुक द वर्ल्ड इन द आई? मुकेश दूसरे की गाड़ी को देख के परेशान हो जाता, फिर दूसरे की घड़ी को देख के परेशान हो जाता, दूसरे के जूतों को देख के परेशान हो जाता। तो मुकेश परेशान, हमेशा परेशान क्यों? ये ए वे ऑफ लाइफ है, नॉट ए वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यहाँ ये लिखा है, वहां वो लिखा है, वहां वो लिखा है। मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश की। जब इसे बहुत अच्छे से पढ़ा तो मुझे हर पेज में अपने आप को खोज पाया कि मुकेश तूने तो अभी ये काम किया नहीं, तूने तो अभी ये काम किया नहीं, तूने तो ये काम अभी किया नहीं। तो जैसा बिग बुक में लिखा गया वैसे डॉक्टर द फिजिशियन, एक छोटी सी लाइन ही है, और ड्रिंकिंग जस्ट बिकॉज वी वर मेल एडजस्टेड टू लाइफ। मुकेश ने बोला, क्या मुकेश मेल एडजस्टेड टू लाइफ? यस। दैट यू आर फुल फ्लैट फ्रॉम रियलिटी? यस। यू आर आउटराइट मेंटल डिफेक्टिव? यस। ये सारी चीजों को टिक करते 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 मैंने अपने आप को एक जगह पाया कि यार ये सारी चीजें तो करनी बाकी है। अगर जो मैं ये सारी चीजें नहीं करूंगा तो मुझे कैसे मिलेगा? जब मैं बिग बुक को पढ़ते 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 पेज 52 वहां के जो 8 बेडिविलमेंट्स पढ़े, मैंने देखा ये सारी चीज तो यार मेरे ऊपर ही लागू होती है। क्या मैंने इन सब चीजों के ऊपर काम किया है? नहीं, अभी भी बाकी है। फिर हाउ इट वर्क्स को पढ़ते पढ़ते उसके पेज नंबर 64 में, 62 में, जब 61 में जब आता हूं, वहां दिखाते व्हाट यूजुअली हैपेंस। The show doesn't off very well. He begins to think life doesn't treat him well, right? He decides to exert himself more. He becomes on the next occasion. ये करते करते जब मैं पढ़ता हूं, मुझे 6 प्रश्न दिए गए पेज नंबर 61 में। क्या मैंने इस प्रश्नों का उत्तर दिया? क्या यहाँ पे जो लिखा गया, क्या मैंने इस प्रश्न का उत्तर मैंने खुद को दिया? तब मैं इसको लाइन लाइन से पढ़ा। अरे ये काम अभी बाकी है, ये काम अभी बाकी है। इज ही नॉट रियली अ सेल्फ सीकर इवन व्हेन ट्राइंग टू बी काइंड? मैं दिखा तो रहा हूं कि मैं काइंड हो गया, लेकिन मैं अंदर से कहीं ना कहीं अभी भी गड़बड़ है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। इज ही नॉट अ विक्टिम ऑफ डिल्यूजन दैट ही कैन रेस्ट सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस आउट ऑफ दिस वर्ल्ड इफ ही ओनली मैनेजेस वेल? कि मैं थोड़ा ये आ जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, वो आ जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। Is it not evident to all the rest of the players that these are the things he wants? यार एक गाड़ी हो जाए ना तो अच्छा हो जाएगा, एक गाड़ी हो जाए। शराब तो पीनी छोड़ दी है, पैसे देने बाकी है, गाड़ी खरीद लेगा। पैसे देने बाकी है, मैंने गाड़ी खरीद ली। ये सारी चीजों को करते 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 एक दिन अचानक अपने आप को एकदम देखा कि यार ये ऐसा होना चाहिए। उस चीज के लिए ये सारी चीजों को करना बहुत जरूरी है। हर एक इन्वेंट्री जब बनाते हैं, वो इन्वेंट्री ही मेरा काम है। पेन टू पेपर नहीं होता है ना, तो एक अल्कोहलिक कभी भी ना अपनी एक्चुअल वैल्यूएशन नहीं निकाल पाएगा कि उसके दोष कहाँ कहाँ पे हैं। वो तब तक अपनी इन्वेंट्री नहीं बना पाएगा कि वो जब तक पेन टू पेपर नहीं करेगा। बिग बुक में उसका एकदम हर चीज का डिटेलिंग में दिया हुआ है। ये बुक ना, इस बुक ने मेरे जीवन को बहुत बदला।
बहुत 12 बाई 12 है, बिग बुक है, बहुत सारा लिटरेचर है, माने एक का लिटरेचर का कोई कमी नहीं है। डेली रिफ्लेक्शन है, एज बिल सीज इट है। जितना पढ़ता हूं ना उतना अपने बारे में याद आता है, मैं क्या था। मेरी वाइफ ने तो बता दिया मैं क्या था। मैं एकदम वही इंसान हूं जो बिग बुक में लिखा गया है, एकदम वही इंसान। आई वॉन्ट इट इन द डिफरेंट वे। गाड़ी है, थोड़ी अलग चाहिए। मैं हमेशा वॉन्ट्स पे जीने वाला आदमी, हमेशा वॉन्ट्स, ये चाहिए, नीड्स पे नहीं जीता था, वॉन्ट्स पे। मैंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद भी 2.5 साल तक जिंदगी वॉन्ट्स में जी है। वही 2.5 साल का जो पीरियड था, उसी टाइम मैंने मेरी वाइफ को रिक्वेस्ट करके गाड़ी खरीद ली। मैंने उस टाइम, मेरे को जरूरत नहीं था, एक बाइक भी खरीद ली, वो भी कम पैसे की नहीं, महंगी गाड़ी खरीद ली, बाइक खरीद ली। आज उन सारी चीजों को जब देखता हूँ ना तो सोचता हूँ मुकेश अभी भी वांट्स पे ही जी रहा है, वांट्स पे ही जी रहा है। उस वांट्स के आगे जब निकलूंगा तब वो एक्चुअल चीज मिलेगी। एक्चुअल चीज के लिए मुझे एक्चुअल सरेंडर करना ही पड़ेगा। मुझे मेरे औकात में रहना सीखना पड़ेगा। दिखावे की दुनिया में जो मुकेश जीता ना, उसके बाहर आना ही पड़ेगा। बिकॉज आई एम द मैन इन द मिरर। मुझे अपनी जिंदगी ठीक करनी है। मैं देख रहा था कि मैं लोगों से बात करता था, लेकिन मैं बातें करता था, मैं किसी को कुछ दे नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे पास देने के लिए कुछ था ही नहीं। मेरे पास देने के लिए कुछ था ही नहीं। यहाँ पे ये लिखा है पढ़ लो, ऐसा करो, वो करो, ऐसा करो। मेरे पास अपना कुछ नहीं था। एल्कोहलिक्स अनोनिमस में अभी मेरी बहन ने वो पढ़ा ना, एल्कोहलिक्स अनोनिमस इज अ फेलोशिप ऑफ पीपल हु शेयर देयर एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप विथ ईच अदर। एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ, क्या था, क्या हुआ, आज मैं कैसा हूं। बिग बुक इज अ रेफरेंस टू फॉर माई सेल्फ। मैं अपने आप को कैसे ढूंढूं उसमें से। हर एक चीज बड़ी सिस्टमेटिक बनाई गई है बिग बुक में। हर एक चीज सही जगह में सही चीज को डाला गया है, सही तरीके से उसको प्लांट किया गया है। अगर जो मैं इस बुक को पढ़ने में हड़बड़ी करूंगा ना, तो मैं खुद की हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ये बुक प्रॉमिस करती है मुझसे, बुक मेरे से प्रॉमिस करती है कि आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। जब मैंने इस बुक से हेल्प ली ना, तब मुझे एक नई जिंदगी, एक नई आशा मिली। आज नहीं कहूंगा कि मैं सुख शांति, पैसों की प्रॉब्लम होती है, तकलीफ में है, लेकिन आज भागना नहीं पड़ता। अपने आप को अपनी औकात की तरह जीना सीख लिया। मेरी प्रॉब्लम सब दूर हो गई है, सब दूर हो गई। पैसे कम हो तो भी चल जाता, कम हो तो भी चल जाता। मैं अभी जनवरी में ही बैंगलोर से कलकत्ता शिफ्ट हुआ। आते ही संग माता जी वापस हॉस्पिटल में थी। ऐसे नहीं होते हुए भी इस बार हमें किसी से हाथ नहीं फैलाना पड़ा। रिहैब में जाने के टाइम में भी मेरी माता जी हॉस्पिटल में थी, मुझे हाथ फैला करके पैसे मांगने पड़े। शराब पीने के लिए पैसे थे, लेकिन माता जी के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। अभी आने के बाद मैं जिस दिन आया, मेरी माता जी हॉस्पिटल में ही थी। मुझे इस बार हाथ नहीं फैलाने पड़े। भगवान ने अपने आप कर दिया। ठीक जगह से हमने अपने कार्ड्स को यूज किया, कार्ड से पेमेंट किया, कार्ड की ईएमआई भर रहे। आज उसको भरने के लिए मैंने अपने आप को बांध के रख लिया, सिस्टम में चलना सीख गया। और नहीं, मुकेश ऐसा इंसान था, वो दिखावे की दुनिया जी रहा था, दिखावे की दुनिया। मुझे ये आता है, मैं ये जानता हूँ, वो कर करके तो मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस पहुंच गया, अपने दिखावे में, अपनी बुद्धि से। आज अपनी बुद्धि लगानी छोड़ दी है, गॉड्स विल पे चल रहा हूँ, मेरे सारे काम होते। मैं हमेशा गॉड्स विल बोलता हूँ,
कौन सी गॉड से, कौन से गॉड? वही एल्कोहलिक्स अनोनिमस, उसने मुझे अपने भगवान से मिलाया। मेरी समझ का ईश्वर। अगर जो मैं अपने गुड ऑर्डरली डायरेक्शन को ही नहीं पहुंचाऊंगा ना, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये प्रोग्राम बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, एकदम क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है। प्रोग्राम इज सिंपल बट नॉट इजी। जब हम सरेंडर करते तो एकदम इजी हो जाता, और सरेंडर नहीं करते, जब तक अपनी व्हील चलाते रहते ना, तब तक ये प्रोग्राम बहुत कठिन है। लेकिन जैसे मैं 100% सरेंडर करता हूं, ये प्रोग्राम एकदम इजी हो जाता, एकदम इजी हो जाता। जैसे ही ये सारी चीजें करते हैं तो सब कुछ आंख के सामने से नजर आने लगता है, सब कुछ, एवरीथिंग स्टार्ट्स पुटिंग इन द प्लेस। 61 पेज में मुझे 6 प्रश्न देता है कि ये चीज तेरी प्रॉब्लम है। पेज नंबर 63 में मुझे प्रोमिसेस देता है, एकदम एक पेज के बाद ही मुझे प्रॉमिस है। मोस्ट गुड आइडियाज आर सिंपल, पेज नंबर 62 की एक छोटी सी लाइन, मोस्ट गुड आइडियाज आर सिंपल एंड दिस कॉन्सेप्ट वाज द की स्टोन ऑफ द न्यू ट्रियम्फेंट आर्क थ्रू विच वी पास टू फ्रीडम। 14 मार्च का ही ये डीआर था, 14 मार्च का ही डीआर था। When we sincerely took such a position, all sorts of remarkable things followed. हर तरह की चीज ठीक होने लगी। I had a new empire, being all powerful. He provided what I needed. If I kept close to him, हर चीज एक कंडीशन के संग आ रही है। If I kept close to him and performed his work well, established on such a footing, condition आ गई, we became less and less interested in ourselves, our little plans and designs. More and more we become interested in seeing what we could contribute to life. ये मुकेश छीनने वाला, मांगने वाला, वो देने वाला बनता है। As I felt new power flowing, वो नया पावर, एक मेरे जैसे शराबी को, एक इतने बड़े सेल्फिश सेल्फ सेंटर्ड इंसान को ये गिफ्ट मिली, मिली, जो लेने वाला पूरी दुनिया से जिंदगी भर मांगते 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 परेशान हो गया, लेकिन इसी इंसान को भगवान ने वो गिफ्ट दिया। हर चीज, मेरी वाइफ ने मेरी पूरी कहानी बताई। मैं आज भगवान से वाकई में प्रार्थना करता हूं, आप लोग के सामने मैं अपनी वाइफ से और एक बार माफी मांगता हूं। मेरे लिए बहुत आसान है सॉरी बोलना। ये कहते हैं अल्कोहलिक, क्या बोलते हैं, मेरे लिए सॉरी मांगना बहुत आसान है, लेकिन जो सॉरी, जिसने मुझे माफ किया ना, उसके अंदर एक भगवान छुपा हुआ है। मैं आप लोगों के सामने कहता हूं, मैंने अपने बचाव के लिए मेरी बीवी को अपनी जिंदगी की हर वो कहानी बताई जो मेरे को प्रॉब्लम कर रही थी, जो मुझे गिल्ट एंड रिमोर्स में लेके जा रही थी। तो ये जो सॉरी जब हम लेके जाते हैं ना, वो सिर्फ दिखाने वाली नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर में वो भाव होना चाहिए। वो भाव नहीं होगा ना, तो सॉरी का ना इफेक्ट नहीं होता है। क्योंकि हम कहते हैं दाई विल नॉट माई विल। मेरे लिए वो सारी चीजें, हरकतें करना और फिर उसको बताना और उसका मेरे को माफ करना, ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है। मेरी जो हरकतें हैं, कोई नहीं माफ कर पाएगा, कोई नहीं माफ कर पाएगा। मैं खुद सोचता हूं कि
मेरी वाइफ में भगवान ने क्या वो हिम्मत दी है कि उसने मुझे माफ कर दिया। क्या मैं ऐसी जगह होता तो क्या उसे माफ कर पाता? मैं सोचता हूँ तो आज भी डर जाता हूँ, आज भी डर जाता हूँ। जो उसने मेरे लिए सेक्रीफाइस किया, क्या मैं उसके लिए वो सेक्रीफाइस कर पाऊंगा? ये आज भी सोचते रहता हूँ। ये भगवान किसी न किसी दिन मुझे इस काबिल बनाए कि मैं उसके कुछ काम आ जाऊं, मैं किसी के कुछ काम आ जाऊं। वो रास्ता चालू हुआ है, करने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज ए वे ऑफ लाइफ। ये ए वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। यहाँ पे जो जो चीज लिखी हुई है वो करने की बात है, ना ही समझने की बात है, ना ही समझाने की बात है। हर एक चीज एकदम क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है बिग बिग बुक में, ए के लिटरेचर में, हर जगह। अगर जो हम व्हेन ए कम्स ऑफ एज पढ़ते हैं, वहां पे एक सिंपल सा एक छोटा पैराग्राफ है, स्पिरिचुअल पेज नंबर 6। द सिंगुलर थिंग दैट इज स्पिरिचुअलिटी cannot be given to a fellow man by word of mouth. If every man is to have it, then every man must earn it in his own way, by his own hand, stamped by the seal of himself in his own individual right. मैंने जो जो गलती की है उसको तो मेरे को ही पता है कि मेरे को किस तरह प्रायश्चित करना है। मैं पहले कदम में जब आता हूं, मुझे मेरी अनमैनेजेबिलिटी नहीं पता होगी, मैं कैसे आगे बढ़ूं? मेरे को अनमैनेजेबिलिटी ही नहीं पता। मुझे मेरी अनमैनेजेबिलिटी का पता होना चाहिए कि मुकेश तो किन किन चीजों के सामने अनमैनेजेबल है। अगर जो मुझे अनमैनेजेबिलिटी से बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता है, तो मैं जिंदगी भर शराब को अनमैनेजेबल बोलता रह जाऊंगा। मुझे आगे मैनेजेबल बनने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। उस मैनेजेबिलिटी को खोजने के लिए ही ये प्रोग्राम है। माई लाइफ इज अनमैनेजेबल। वाई? वाई? कॉजेज एंड कंडीशन। एल्कोहल इज बट जस्ट अ सिम्टम, ये क्यों लिखा हुआ है? ये हर चीज को अगर जो मैं समझने की कोशिश नहीं करूंगा तो मैं समझ नहीं पाऊंगा। ये प्रोग्राम, मैं अपने आप को भाग्यवान मानता हूँ कि मैं ऐसा शराबी बना कि मुझे ये ए वे ऑफ लाइफ मिल जाए। मैं बहुत आभारी हूँ मेरे घर वालों का, मेरी फैमिली का, मेरी वाइफ का, जिन्होंने मेरा शराबीपन बर्दाश्त किया। और मैं आप लोगों के सामने भगवान से, और ये अभी जो भी लोग हमारे बीच में 90-100 जन बैठे हैं, उनके सामने मैं भगवान से आज हाथ जोड़ के प्रार्थना कर कि इनको वो शक्ति दे कि भाई मुझे मन से माफ कर पाए। मैं अपने भगवान से रोज उठता हूँ, प्रेयर करता हूँ कि भाई इनको शांति। गॉड, ताई विल, नॉट माइन बी डन। ये प्रोग्राम काम करेगा अगर जो हम इसे काम करने देंगे। अगर जो मैं अपनी विल चलाऊंगा, नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। आज का डीआर भी मुझे वही कहता है, 10 स्टेप की प्रॉमिस से लिया गया डीआर है। आज का डीआर भी मुझे लव एंड टॉलरेंस ऑफ, सॉरी, नो मोर स्ट्रगल एंड वी हैव सीज्ड फाइटिंग एनीथिंग और एनीवन, इवन अल्कोहल। तो आज मैंने जो ये जो वर्ड लिखा हुआ ना, उस चीज को पाया है। एंड आई हैव सीज्ड फाइटिंग एनीथिंग, प्राइड, ग्रीड, लस्ट, एंगर, ग्लटनी, एनवी, स्लॉथ। सब चीज आती है। शराब की दुकान रास्ते में आती है, मैं शराब नहीं पीता हूँ, तो प्राइड आती है मेरे रास्ते में, लेकिन उसे अपनाता नहीं। ग्रीड आती है मेरे रास्ते में, लेकिन उसे अपनाता नहीं। तो समय नहीं लूंगा, मीटिंग का समय हो गया, सॉरी, हमने थोड़ा टाइम बेसी ले लिया। समय कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन जो समय दिया गया उसके अंदर जो हम शेयर कर पाए वो हमने शेयर किया। थैंक यू निशा, अगेन आई एम सॉरी फॉर यू। जो भी मैंने तुम्हें कष्ट दिया, आई एम सॉरी। एंड आप सबको जो अच्छा लगे हमारे तरफ से वो ले जाइएगा, जो अच्छा न लगे इस मीटिंग में छोड़ दीजिएगा। थैंक यू सो मच।